मिस कनक, आप जानती हैं ना कि आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। आहान शादीशुदा है और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उसकी शादी नहीं भी हुई तब भी कुछ नहीं हो सकता। उसके रिश्ते अपने परिवार से इतने अच्छे नहीं हैं। पद्मा ने कनक को समझाया। पद्मा आंटी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। मुझे आहान पसंद है पर मैं उसे पाना नहीं चाहती। कनक ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कनक बहुत घमंडी थी, पर अभी जब वो आहान के बारे में बातें कर रही थी तब उसकी आवाज में रिस्पेक्ट थी। मुझसे लगा था कि वो कभी ऐसे लड़के से नहीं मिलेगी जो उसकी लायक हो, पर आहान से मिलकर उसका ये भ्रम टूट गया था। आहान बहुत हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और मैं तो सिर्फ स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर हूँ। मेरा उससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आज उसने जो तकनीक यूज की है, जिस तरह से उसने दिनकर जी का हाल किया है, मैं समझ गई हूँ कि मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं समझना चाहिए, कनक ने कहा। कनक का रवैया बिल्कुल बदल गया था। अच्छी बात है, पद्मा ने कहा। कनक मानना ही नहीं चाहती थी कि उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया था। अगली सुबह जब समीर उठा तब आहान रूम में नहीं था। ये देखकर समीर को बहुत हैरानी हुई। उसने मन में सोचा कि आहान पूरी रात वापस नहीं आया, कहीं वो कनक के साथ ही तो। समीर ने सोचा शायद आहान रात भर कनक के साथ ही था। तभी वहां तानिया आई और घबराते हुए बोली, भाई। तानिया, क्या हुआ, तुम यहाँ? समीर ने पूछा। इतने में उसकी नजर तानिया के पीछे खड़ी लड़की पर गई। उसे देखकर समीर बिल्कुल हैरान था। मिस कनक। कनक के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने समीर की बात सुन ली थी। इससे पहले समीर कुछ कह पाता, कनक ने कहा, आहान कल रात को ही चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने अपना नंबर दिया था। अगर तुम्हें उनसे बात करनी है तो तुम उन्हें कॉल कर सकते हो। आहान चला गया? समीर हैरान था कि आहान ऐसे कैसे बिना उससे मिले चला गया था। अब उसे जानना था कि वो अचानक से कहाँ गया। हाँ, उनका नंबर रिसेप्शन पर है, कनक ने इतना कहा और वहां से चली गई। दोनों भाई बहन एक दूसरे को निराशा से देख रहे थे। आहान ऐसे कैसे बिना मिले चला गया? क्या वो डर गया था कि हमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है? समीर की आवाज में उदासी साफ झलक रही थी। पता नहीं, पर भाई अब दादाजी और पापा को क्या जवाब देना है वो सोच लेना। आखिर तुमने आहान के लिए अरोरा फैमिली और फेटी फैमिली से पंगा लिया था। तानिया ने चिंता जताते हुए कहा। मैं उनसे क्या कह सकता हूँ, मैंने कोशिश की थी पर कुछ हो नहीं पाया, समीर ने कहा। समीर यहाँ नए दोस्त बनाने आया था जिनसे वो मदद मांग सके। उसने नया दोस्त तो बनाया पर उसने उसे और मुसीबत में डाल दिया था। पर समीर को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। अगर उसे फिर से आहान या ईशान में से किसी एक को चुनना हो तो वो आहान को ही चुनेगा। तुम्हारी कोशिश से तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, तानिया ने कहा। तो तुम क्या कहना चाहती हो? वो मुझे मार सकते हैं, समीर ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हें मार नहीं सकते? तानिया ने कहा। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। आहान की मदद करने से पहले मुझे सोचना चाहिए था कि नवीन की सोच कितनी छोटी है। उसने तुम्हें और आहान को साथ देख लिया, इसलिए ये सब हुआ, समीर ने कहा। भाई आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं? तानिया ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। तानिया, अगर मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूं तो इसमें गलत क्या है, समीर ने कहा। अच्छा आप जाने दो, घर चलते हैं, चलो। सब इंतजार कर रहे होंगे। सबके सवालों के लिए तैयार रहना। सब तुमसे गुस्सा होने वाले हैं। बेवकूफों की तरह अपनी गलती मत मान लेना। नवीन ने क्या किया वो बता देना, तानिया ने कहा। तुम चिंता मत करो, समीर ने कहा। आहान वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, अब कनक से हमें कोई खतरा नहीं है, शनाल भी सेफ रहेगी। अब बस विकी कुछ ऐसे लोगों को ले आए जिन्हें मैं ट्रेन कर सकूं। मैं रायज़ादा परिवार से अकेले नहीं लड़ सकता, मुझे एक टीम की जरूरत है। उधर सचदेव फैमिली में सब घर के लिविंग रूम में थे और समीर और तानिया के आने का इंतजार कर रहे थे। घर के मुखिया और समीर के दादाजी गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। जाहिर सी बात है कि उन्हें खबर मिल गई थी कि आउटर वीज रोड पर क्या हुआ था। कहाँ है वो बेवकूफ, समीर के दादाजी प्रमोद सचदेव ने कहा। वो रास्ते में है पापा, समीर के पापा ने जवाब दिया। अब तक रास्ते में, उसे बोलो ना ही आए, वहीं रह जाए, प्रमोद ने चिल्लाते हुए कहा।
इतने में वहां समीर का कजिन आया और उसने प्रमोद से कहा, दादाजी, बैंक से मैनेजर का फोन आया था। इतना कहकर वो रुक गया। आगे बोलो, प्रमोद ने रूखी आवाज में कहा। वो कह रहे थे कि वो हमें 2 दिन का और टाइम दे रहे हैं लोन के पैसे चुकाने का। अगर हम पैसे ना चुका पाए तो वो हमारे रेस्टोरेंट सील कर देंगे और कैटरिंग बिजनेस भी बंद करवा देंगे। उस लड़की ने कहा, सब खत्म हो गया। अगर हम कोर्ट के चक्कर में फंस गए तो कभी उससे निकल नहीं पाएंगे, और 25 करोड़ हमारे पास नहीं है जो हम 2 दिन में निकाल कर दे सके। आने दो उस नालायक समीर को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रमोद ने कहा, पापा परेशान मत होइए, समीर मेरा बेटा है, उसकी गलती की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं बैंक के प्रेसिडेंट मिस्टर अरोरा से बात करूंगा। समीर के पापा ने कहा, अब बात करके क्या हो जाएगा, आज नहीं तो कल हम बर्बाद होने ही वाले हैं। तुम्हारे बेटे ने 2 बड़े परिवारों को नाराज किया है, प्रमोद ने गुस्से में कहा। इतने में समीर आ गया। दादाजी, हम आ गए। समीर जानता था प्रमोद गुस्से में है, इसलिए उसने बहुत धीरे से कहा, आ गए तुम, आओ आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। देखो हमारे परिवार का उत्तराधिकारी कितना बड़ा काम करके आया है। प्रमोद ने उसे ताना मारते हुए कहा। सॉरी दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए, समीर ने कहा। सॉरी? तुम्हारे सॉरी बोलने से हमारा परिवार बच तो नहीं जाएगा ना, प्रमोद ने कहा। दादाजी, आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, समीर ने कहा। सजा? सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, पर मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें सजा देने के बाद हम 25 करोड़ देने से बच पाएंगे? क्या रेड्डी फैमिली हमें छोड़ देगी? प्रमोद ने गुस्से में पूछा। समीर ने कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि नवीन और ईशान उसके परिवार से बदला जरूर लेंगे। आज से तुम इस बिजनेस के उत्तराधिकारी नहीं हो, आज से हमारा उत्तराधिकारी ये है, ये। प्रमोद ने समीर के कजिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं दादाजी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समीर के पास इसके अलावा और कोई जवाब भी नहीं था। इतना ही नहीं, तुम कल ही अरोरा हाउस जाओगे और हाथ जोड़कर नवीन से माफी मांगोगे, प्रमोद ने कहा। समीर ये बात मानना तो नहीं चाहता था, पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। और तानिया तुम, प्रमोद ने कहा। जी दादाजी। तानिया वही डर कर खड़ी हुई थी। तुम कल ही नवीन से शादी करोगी और उसे खुश रखोगी, प्रमोद ने कहा। नहीं दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता। तानिया नवीन से शादी नहीं करेगी। गलती मेरी थी, आप मुझे सजा दीजिए। इन सब में तानिया को बीच में मत लाइए, समीर ने कहा। क्यों? उसकी शादी आज नहीं तो कल नवीन से होनी ही है, फिर कल हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? समीर की चाची ने कहा। ना आज ना कल, तानिया नवीन से कभी शादी नहीं करेगी। वो तानिया के लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है। मैं अपने बहन की शादी ऐसे लड़के से नहीं होने दूंगा, समीर ने कहा। जब सब समीर के खिलाफ हो गए और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगे, तब तानिया ने कहा, मैं उससे शादी कर लूंगी। भाई आप चिंता मत कीजिए। इसके आगे किसी ने कुछ नहीं बोला। तब समीर की कजिन ने कहा, दादाजी, ये सब उस सहान की वजह से हुआ है, हमें उसे भी सबक सिखाना चाहिए। एक साधारण सी परिवार का घर जमाई होने के बाद उसने इतने बड़े बड़े 2 परिवारों से पंगा लिया है, पर हमें भी फंसा दिया है। तुम सही कह रहे हो, उसे भी इसकी सजा मिलेगी। कल परिवार शिमला की मिडिल क्लास फैमिली है, कौम से ज्यादा पावरफुल नहीं है। हम उनसे बदला जरूर लेंगे, प्रमोद ने कहा। ऐसा करने की सोचना भी मत। आहान मेरा दोस्त है और वो कोई साधारण इंसान नहीं है। कुछ राज है उसके बारे में जो मैं नहीं जान पाया। हम उसे कोई सजा नहीं दे सकते, समीर ने कहा। समीर जानता था कि कुछ तो था आहान के बारे में जो उसे सबसे अलग बनाता था, पर वो क्या था ये वो नहीं जान पाया था। तुम चुप रहो, प्रमोद ने गुस्से में कहा। कभी वहां एक नौकर आया और उससे कहा, साहब, रेड्डी परिवार से कोई आज से मिलने आया है। सब हैरान थे। रेड्डी फैमिली से लोग इतना जल्दी आ गए, सब बर्बाद होने वाला है। चलो अब देखते हैं वो हमारे साथ क्या करेंगे, प्रमोद ने कहा। जब वो गेट के पास पहुंचे तब वहां रेड्डी परिवार का सबसे भरोसेमंद आदमी निर्मल था। ब्रदर निर्मल, वेलकम, आइए आइए, प्रमोद ने कहा।
आपका सबसे बड़ा पोता समीर कहाँ है? निर्मल ने पूछा। जब निर्मल ने सीधा समीर के बारे में पूछा तो सब हैरान हो गए। कमोद ने समीर को आवाज लगाई और इससे कहा, जल्दी से इनसे माफी मांगो। इससे पहले समीर कुछ कह पाता, निर्मल ने कहा, मास्टर समीर, मास्टर ईशान ने आपके लिए कुछ पैसे भेजा है। वो खुद आना चाहते थे पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। मास्टर समीर। निर्मल के मुंह से यह सुनकर सब हैरान थे। क्या मैसेज? समीर ने पूछा। उन्होंने आपसे माफी मांगी है और आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए ये 25 करोड़ रुपए भेजे हैं, निर्मल ने कहा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने वहां पर बैग रख दिए। माफी मांगी है समीर से? आखिर क्यों? प्रमोद ने पूछा। रेस के दौरान उनकी मास्टर समीर से बहस हो गई थी, इसलिए उन्हें लगा कि उन्हें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। और हाँ, आपका बैंक लोन भी चुकाया जा चुका है, निर्मल ने कहा। आहान, जरूर ये सब आहान की वजह से हुआ है ना? समीर ने निर्मल से पूछा। हाँ, पर आप ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चले, निर्मल ने कहा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर निर्मल वहां से चला गया। ये सब देखकर समीर का दिल भर आया था। वो जान गया था कि ये आहान के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसने आहान को अपना दोस्त बनाया और उसका साथ दिया। उधर बाकी सारे लोग समीर से चिल रहे थे। आखिर समीर में ऐसा है क्या जो सब उसके दोस्त बन जाते हैं? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? किसी ने कहा। वो जाने दो, ये सोचो कि इतने सारे पैसे कर क्या कमाए, किसी दूसरी सदस्य ने कहा। कमगर, हमें इसे आपस में बांट लेना चाहिए, किसी और ने कहा। इसका क्या करना है वो फैसला दादाजी लेंगे, समीर ने कहा। प्रमोद बहुत इज्जतदार आदमी थे। वो बोलना चाहता था कि हम ये पैसे वापस दे दें, पर वो ऐसा नहीं बोल पाया, बल्कि उसने कहा, समीर, ये पैसा तुम्हारे दोस्त का है, जो फैसला लेना है तुम्हें लेना है। ठीक है, फिर मैं ये फैसला लेता हूँ कि मैं ये पैसे नहीं रखूंगा और ना ही किसी को रखने दूंगा। मैं इन्हें आहान को वापस लौटा दूंगा, समीर ने कहा। यह सुनकर सबने फिर से उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया, पर समीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उधर आहान अपने विला में पहुंच चुका था। उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए वो किसी से बात नहीं कर पाया था। जब उसने फोन चार्ज करके वापस ऑन किया तब उसे बहुत सारे मिस कॉल्स दिखे। उसमें 3 कॉल शनाया के थे। आहान ने तुरंत शनाया को कॉल किया। शनाया, तुम ठीक हो? तुम ठीक? इससे पहले आहान अपनी बात पूरी कर पाता, शनाया ने कहा, आहान, पापा नहीं है। पापा नहीं है मतलब? आहान ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। हॉस्पिटल से कॉल आया था। आहान, उन्होंने बताया कि पापा अपने रूम में नहीं है। मैं उससे बताया कि आज जो उन्हें लेकर गए थे वो शर्मा फैमिली से थे, शनाया ने परेशान होते हुए कहा। आहान और शनाया की जिंदगी में इतना कुछ चल रहा था कि दोनों को शेखर से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, और अब शेखर के गायब होने की खबर ने दोनों को परेशान कर दिया था। क्या शनाया और आहान शेखर को ढूंढ पाएंगे? आहान को हैरानी भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शनाया से बदला लेने के लिए वो शेखर का इस्तेमाल करेंगे। शनाया, तुम कहाँ हो? मैं अभी वहां आता हूँ, आहान ने कहा। आहान जानता था कि शेखर को किडनैप तलक की शर्मा फैमिली में नहीं, बल्कि उसके 2 भाइयों की बनाई हुई शर्मा फैमिली में किया है। अगर इन दोनों का दिमाग फिर गया तो ये शेखर के साथ कुछ भी कर सकते थे। मैं शर्मा हाउस जा रही हूँ, अभी रास्ते में हूँ, शनाया ने बताया। ठीक है, तुम जल्दबाजी ना कुछ मत करना, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ, आहान ने कहा और फोन रख दिया। आहान ने अपनी कार निकाली और शर्मा हाउस की तरफ चला गया। शर्मा हाउस में इस वक्त बहुत भीड़ थी। उनके नौकर, बॉडीगार्ड, राजेश जोशी और हर्ष महाजन सबके परिवार वही थे। राजेश और हर्ष भी सिंह के साथ ही गायब हुए थे। दोनों के परिवार में गुस्सा बहुत था। जब उन्हें पता चला था कि शर्मा फैमिली के पास उनको ढूंढने की तरकीब है, तब सब यहाँ आ गए थे। मास्टर गौतम, वो फटीचर यहाँ आएगा ना? किसी ने जोशी फैमिली से कहा। गौतम शर्मा पनक का भाई था। अपने परिवार से निकाल दिए जाने के बाद उसने अपना परिवार बनाया था और उसका मुखिया था। शौर्य ने पहले ही कह दिया था
कि उन तीनों के गायब होने में गिल परिवार का कोई हाथ नहीं है। जो भी हुआ वो सब आहान ने किया है। किसी ने भी उसके बात पर विश्वास नहीं किया था, पर जब उसने बहुत मिन्नतें मांगी तब वो माने। अब शौर्य ने उनसे कहा था कि आहान से बदला लेने के लिए उन्हें शेखर का इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए अब सब उसका इंतजार कर रहे थे। अब सबको लग रहा था कि आहान नहीं आएगा। उसने शर्मा फैमिली को गुस्सा दिला दिया था, साथ ही जोशी फैमिली और महाजन परिवार को भी। उनकी नजर में तो आहान एक मामूली सा बैंक एम्प्लॉय था और गिल परिवार का घर जमाई भी था। चिंता मत करो, अगर वो नहीं आया तो हम इस बुढ़े को मार देंगे, गौतम ने कहा। मैनेजर सिंह गौतम की बहुत करीब था। हमेशा से शर्मा फैमिली को उसने रिप्रेजेंट किया था। यही कारण था कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट भी उसे दिया गया था। पर जब वो अचानक गायब हो गया था तो गौतम को गुस्सा आ गया था। उसे नहीं लगा था कि आहान इतना बड़ा कदम उठाएगा। शौर्य में बहुत मुश्किल से सबको यकीन दिलाया था कि ये सब आहान का किया भरा है। इस बार तो कम से कम ये बेवकूफ सोच समझकर फैसला ले, किसी ने कहा। अब 10 मिनट इंतजार करेंगे, अगर वो नहीं आया तो इसकी टांगे तोड़ देना, गौतम ने शेखर को घूरते हुए कहा। शेखर को इस वक्त उन्हें पेड़ से लटकाया हुआ था। उनकी हालत बहुत खराब थी। जब उन्हें हॉस्पिटल से उठाया तब वो हॉस्पिटल के कपड़ों में थे। उनके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे। पेड़ पर लटके हुए होने की वजह से उनके घाव खुल गए थे और उनके कपड़ों पर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। पर उन्हें जिस बात का सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था वो ये थी कि सारे लोग उन पर हंस रहे थे और उनका मजाक बना रहे थे। ऊपर से गौतम और बाकी लोगों की बातें सुनकर उन्हें यकीन हो गया था कि उन्हें वहां आहान की वजह से लाया गया है। उन्हें समझ नहीं आता था कि आखिर इन दिनों में ऐसा क्यों हो गया था जो आहान ने किसी को किडनैप कर लिया था। 10 मिनट बहुत जल्दी बीत गए थे। गौतम ने एक इशारा किया और 2 लोगों ने शेखर को नीचे उतारा और उनके बाएं पैर की हड्डी तोड़ दी। शेखर में पहले ही जान बहुत कम थी। वो इस दर्द को सहन नहीं कर पा और जोर से चिल्लाने लगे। उनका दायां पैर पहले से खराब था और वो ढंग से चल भी नहीं पाते थे और अब बाएं पैर की भी हड्डी तोड़ भी गई थी। तुम तो बहुत जिद्दी हो, गौतम ने शेखर से कहा। जब से वो शेखर को वहां लाए थे उसने एक शब्द नहीं बोला था। उसने ना सवाल किया था कि उसे वहां क्यों लाया गया था और ना ही उसे छोड़ने के लिए कहा था। उसने न लड़ाई की और ना ही माफी मांगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मान लिया था कि अब उनकी जिंदगी पूरी होने वाली है। डायरेक्टर गौतम, हाक मशे जैसे इंसान के लिए मैं आपको इतना नीचे क्यों गिरा रहे हैं? शेखर ने पूछा। शेखर अच्छे से जानता था कि उसका गिल परिवार शर्मा परिवार से नहीं लड़ सकता। अगर गिल परिवार ऐसा भी कर सकता था तो उसे बचाने के लिए परिवार से कोई भी आगे नहीं आता, क्योंकि अब वे लाचार हो चुके थे। तो वह क्या लगता है, अब जब तुम्हारे दबाव ने ये सब किया होता तो मैं तुम्हारे मुंह लगता? गौतम ने कहा। गौतम पहले आहान को ढूंढकर सीधा उस पर अटैक करना चाहता था, पर वो 2 दिन से गायब था। शनाए भी गिल फैमिली के लोगों के आसपास नजर नहीं आ रही थी, इसलिए उसे शेखर को उठाना पड़ा। मैं अपने दामाद को अच्छे से जानता हूँ। वो एक मामूली बैंक एम्प्लॉय है, उसे सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठकर काम करना आता है। वो किसी को किडनैप नहीं कर सकता, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। हो सकता है आपको कोई गलतफहमी हुई हो, शेखर ने कहा। आहान 3 साल से उनके साथ रह रहा था और उसने आहान को अच्छे से देखा था। ना उसकी ज्यादा कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं और ना ही इतनी हिम्मत थी कि वो कुछ ऐसा वैसा कर सके। गलतफहमी और मुझे बिल्कुल मैं, और अगर तुम्हारा दबाव इतना ही सही है तो वो 2 दिन से गायब है। कहाँ रहा है वो है? तुम्हारे पास कोई जवाब है इसका? गौतम ने रुखी आवाज में कहा। शेखर ने कुछ नहीं कहा। गौतम ने जब मान लिया था कि सब आहान ने किया है तो अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। तभी शर्मा गेट के आते एक टैक्सी रुकी। उसमें से शनाया निकी, जो बहुत परेशान थी। वो दौड़ती हुई आई और बोली, पापा। उनकी ऐसी हालत देखकर शनाया की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शनाया, तुम भी क्या कर रही हो? आहान कहाँ है? शेखर ने पूछा। क्या ऐसा हो सकता था कि आहान डर गया हो और अपनी जगह शनाया को भेज दिया? शनाया ने शेखर की बात का जवाब नहीं दिया और गौतम की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, मेरे पापा को छोड़ दो,
तुम्हारे पापा को जाने दो, गौतम ने शनाया को घूरते हुए कहा। उसकी नजर शनाया की खूबसूरती पर थी। आज से पहले उसने सिर्फ शनाया की सुंदरता के बारे में सुना था, पर आज पहली बार उसे देखा था। शनाया, अगर मैंने आपके पापा को जाने दिया तो मेरी बहुत बेइज्जती नहीं हो जाएगी? गौतम ने कहा। मैं तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन टू प्लास्टिक में मैं तुम्हें भी दूंगी, बस मेरे पापा पर छोड़ दो, शनाया ने कहा। शेखर का शरीर बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। शनाया नहीं जानती थी कि वो ये सब अब तक सहन कर पाएंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो शनाया अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वे शनाया, वो प्रोजेक्ट तो शुरू से ही मेरे हैं, अब तो मुझे कुछ और चाहिए, गौतम ने कहा। कुछ और? क्या चाहिए तुम्हें? शनाया ने पूछा। गौतम ने शनाया को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मुझे मिस शनाया चाहिए। यह सुनकर शनाया को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं अपने पति के साथ खुश हूं। पति? तुम उस भतीजे को अपना पति कह रही हो? पति होने के नाते उसे आना चाहिए तो तुम्हारे पिताजी को बचाने, पर उसने तुम्हें रेस दिया, गौतम ने कहा। गौतम शर्मा, मेरा पति मेरे लायक है या नहीं वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हर वैसे भी आहान बस आता ही होगा, फिर तुम देख लो ना कि आहान कैसा है और कैसा नहीं, शनाया ने रूखी आवाज में कहा। तुम मुझे मना कर रही हो? गौतम ने कहा। गौतम उसे समझाना चाहता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना उसके साथ जो होगा गौतम उसका जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, मैं मना कर रही हूं तो, शनाया ने रुतबे के साथ कहा। गौतम ने 3 बार ताली बजाई और वहां एक लेडी बॉडीगार्ड आई। मिस शनाया, क्या कहूँ आपको मैं, बेवकूफ या फिर पावरफुल? आप जानती है ना कि आप शर्ला फैमिली में हैं। जब तक मैं नहीं बोलूंगा ये आपको यहाँ से हिलने भी नहीं देंगी, गौतम ने उस लेडी बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करते हुए शनाया से कहा। शनाया के चेहरे की भाव थोड़ी सी बदल गए। उसमें रूखी आवाज में कहा, गौतम शर्मा, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरे साथ कुछ कमी की सोचना भी मत। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके आई हूँ। अगर मैं आधे घंटे में वहां नहीं पहुंची तो वो यहाँ आ जाएंगे। पुलिस? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पुलिस से डरता हूँ? गौतम ने हंसते हुए कहा। हाँ, अगर मैं जाऊँ ना तो ऐसे 100 पुलिस वालों को अपनी जेब में रख सकता हूँ। इसलिए अगर अपना और अपने बाप का भला चाहती हो ना तो मेरी बात मान लो। अब गौतम की आवाज सीरियस हो गई थी। सोचना भी मत, शनाया ने गुस्से में कहा और अपनी बात पर अड़ी रही। अच्छा, ऐसा है? गौतम को गुस्सा आ गया था। मैं बताता हूं तुम्हें ना करने का नतीजा। इस लड़की के कपड़े उतारो और इसके नालायक पति को भेज दो, फिर देखते हैं कब तक मुंह छुपाता है, गौतम ने ऑर्डर दिया। अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा, शेखर ने गुस्से में कहा। चाहे उनकी हालत कैसी भी थी, पर अपनी बेटी के बारे में वो कुछ गलत नहीं सुन सकते थे। तो वह बीच में बोलने के लिए किसने था बुढ़ाऊ, गौतम ने कहा। इस पुट्ठे का दूसरा पैर भी तोड़ दो, गौतम ने उस लेडी से कहा। जी, इतना कहकर वहां खड़े एक सिक्योरिटी गार्ड ने शेखर के पैर की तरफ एक स्टील की रॉड मारी और हड्डी टूटने की करारी आवाज आई। शेखर को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। पापा, शनाया चिल्लाते हुए अपने पापा के पास गई। फिर गौतम ने रॉड ली और शनाया के सिर पर मारी। शनाया के माथे से खून बहने लगा और वो दर्द में कहने लगी, आज तुम दोनों बाप बेटी को मैं एक साथ ही मारूंगा, गौतम ने कहा। उसने शनाया को एक बार मार दिया था और उसका रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने फिर से हवा में हाथ घुमाया और शनाया को रॉड से मारने लगा। तभी जोशी परिवार में किसी ने रोका और कहा, मास्टर गौतम, ऐसा मत कीजिए। अगर आपने इसको मार दिया तो वो आहान आ गया और तो हम क्या करेंगे? अरे आ गया तो आ जाए, मैं उससे डरता नहीं हूँ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि वो मुझसे लड़ सके, गौतम ने कहा और शनाया को मार दिया। इस वक्त आहान शर्मा हाउस से थोड़ा ही दूर था। जब से शनाया का फोन नहीं लग रहा था तब से उसे और चिंता हो रही थी। रास्ते में ना जाने उसने कितने सिग्नल तोड़ दिए होंगे और कार की स्पीड को बढ़ाया होगा।
कुछ ही सेकंड्स में अहान शर्मा हाउस के मेन गेट के पास पहुंचा। गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड इतनी तेज आती कार को देखकर डर गए। अहान ने कार में मेन गेट को तोड़ दिया था और कार को सीधे अंदर ले गए थे। अहान को दूर से ही नजर आ रहा था कि शेखर की हालत बहुत खराब थी और गौतम शनाया के पास स्टीव की रॉड लेकर खड़ा था। अहान की आंखें गुस्से से लाल हो गई। गौतम शर्मा, तुमने मौत को बुलावा पी दिया है, अहान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। अहान ने कार का एक्सेलरेटर दबाया और शर्मा फैमिली के बॉडीगार्ड्स की तरफ लेकर गया। इतनी तेज आवाज से सब चौकन्ने हुए। उन्होंने जब कार को आते हुए देखा तो वहां से वो भाग गए और कुछ वही शौक में खड़े रहे। अहान की कार में 3-4 लोगों को टक्कर मारी जो पतंग की तरह 10-12 मीटर दूर जाकर गिरे। ये देखकर शर्मा फैमिली के लोग हैरान हो गए। ऐसा कौन था जो इतनी लग्जूरियस गाड़ी चला रहा था? कोई कुछ सोच पाता उससे पहले अहान ने ब्रेक लगाया और कार से उतरा। शर्मा हाउस के चारों तरफ हवा बदल गई थी। अहान की एनर्जी से सबको घुटन होने लगी थी। शनाया और शेखर छोड़कर सबको ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह चकल लिया हो। अहान की आंखें गुस्से से लाल थी और उसकी माथे की नसें दिखाई दे रही थी। ये देखकर शर्मा फैमिली को गुस्सा आ गया था। विनोद अंकल, जैसे यही मारकर खत्म कर दो, गौतम ने अपने अंकल से कहा। मेरा इससे कोई मुकाबला नहीं है, मैं इससे लड़ नहीं सकता, विनोद ने कहा। विनोद मार्शल आर्टिस्ट था और जब भी शर्मा फैमिली को उनकी जरूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया था, पर आज वो पीछे हट गया था। शर्मा हाउस में अब क्या होने वाला था? क्या अहान शनाया और शेखर को बचा पाएगा? विनोद मार्शल आर्ट के स्टेज 1 के फाइनल लेवल पर था। उन्होंने हमेशा शर्मा फैमिली को प्रोटेक्ट किया था। अमरनाथ शर्मा के जितने भी दुश्मन थे वो उनके अटैक नहीं झेल पाते थे और सरेंडर कर देते थे। विनोद शर्मा फैमिली का पिछले 20 सालों से हिस्सा थे और उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। मुझे लगता है कि शिमला में मुझसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट नहीं है। मैंने और अमरनाथ जी ने मिलकर सारे मार्शल आर्टिस्ट को और उनके परिवारों को बर्बाद कर दिया है। तो ये कौन है जो मुझसे इतना पावरफुल है? विनोद अपने मन में सोच रहा था। अहान ने अब तक कुछ किया नहीं था और आधे से ज्यादा शर्मा परिवार पहले ही डर गया था। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप एक फाइटर हैं। इतने सालों में शिमला में आपसे बड़ा कोई फाइटर नहीं है, फिर आप इससे क्यों डर रहे हैं? गौतम ने कहा। विनोद की वजह से गौतम को कभी किसी का डर नहीं था और आज वही विनोद से ऐसी भागता रहा था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, विनोद ने कहा। अहंग का ऑरा बहुत स्ट्रांग था, पर हो सकता था कि उसकी ताकत इतनी ना हो। फिर विनोद ने मन में सोचा, यह है तो 26-27 साल का, चाहे कितनी भी छोटी उम्र में इसने लड़ना सीखा हो, मुझसे बेहतर ही होगा शायद। विनोद ने यह सोच लिया था, पर अहान के सामने आने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। जैसा अहान का कॉन्फिडेंस था वो किसी मार्शल आर्ट मास्टर का ही हो सकता था। तुम मुझे मारना चाहते हो? अहान ने पूछा। विनोद की आंखों में डर था। वो बोलना चाहता था कि वो उसे नहीं मार सकता, पर उसके जुबान से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अहान मार्शल आर्ट की हर तकनीक जानता था। उसने सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था और जानता था कि कौन सी तकनीक कब इस्तेमाल करनी चाहिए। इस बार उसने स्ट्रेंथ कन्वर्जन टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसने अपना हाथ आसमान की तरफ किया और अपनी ताकत से विनोद के आसपास एक एनर्जी क्रिएट की। उस एनर्जी ने विनोद को पीछे से धक्का दिया और वो वहीं गिर गया। विनोद उठने की कोशिश कर रहा था, पर वो हिल नहीं पा रहा था। देखते ही देखते उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई और वो वहीं बेहोश पड़ा रहा। ये सब देखकर हैरान हो गए। विनोद किसी की एक हाथ की ताकत की वजह से बेहोश हो गया था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कौन है, ये लड़का कौन है, इसमें इतनी ताकत है, किसने विनोद को बेहोश कर दिया? इसकी हमारे परिवार से क्या दुश्मनी है? सब अपने अपने मन में सोच रहे थे। कोई कुछ बोले इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। सब अपनी जगह पर खड़े खड़े थूक गिटक रहे थे। गौतम की आंखों में खौफ था। वो जानता नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसका सामना एक मार्शल आर्ट मास्टर से हो गया। अहान एक कदम चलकर गौतम की तरफ जा रहा था। जैसे जैसे वो उसकी तरफ आ रहा था, गौतम के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसके मन में भावनाओं का उबाल था जिसे वो संभाल नहीं पा रहा था। जैसे ही अहान बिल्कुल उसके सामने पहुंचा, गौतम ने अपने घुटने टेक दिए। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। मुझे छोड़ दीजिए, मैंने जान तो आप कौन है
और मैंने आपको किस तरह सताया है तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, गौतम ने बेबस आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर लग रहा था जैसे वो रो रहा हो। तुमने शनाया को क्यों मारा? आहान ने पूछा। शनाया? शनाया का नाम सुनकर गौतम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि इसने मुझे शनाया के बारे में क्यों पूछा? क्या ये शनाया का फटीचर पति है? नहीं देख, ऐसा नहीं हो सकता। इस जैसा इंसान विनोद अंकल के साथ ऐसा नहीं कर सकता। इस वक्त गौतम बिल्कुल उलझा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या आप शनाया के पति है? गौतम की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूं, तुमने शनाया को क्यों मारा? आहान ने गौतम के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरते हुए फिर से वही सवाल किया। मिस्टर आहान, गौतम ने ये सब उनसे अनजाने में गलती हो गई। इस बार यह बात जोशी परिवार के सदस्य ने बोली थी। उन्हें डर था कि गौतम से डील करने के बाद वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ करेंगी। मैंने तुम्हें बीच में बोलने के लिए बोला, आहान ने रूखी आवाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा। आहान की एक नजर उन्हें डराने के लिए काफी थी। सॉरी मिस्टर आहान। आहान बहुत खतरनाक था। उसकी एक नजर से ही उसे लगा जैसे वो यमराज से मिल आया हो। गौतम ने आखिर बहुत हिम्मत की और अपनी गर्दन उठाई। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर आहान, मिस शनाया को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं आपको अपनी सारी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शर्मा फैमिली के सारे एसेट्स लगभग 100 करोड़ के थे। गौतम के परिवार वाले सोच रहे थे कि कहीं इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया। नहीं, इतने से कुछ नहीं होगा, आहान ने कहा। सन्नाटा। शर्मा फैमिली के बैकयार्ड में बिल्कुल सन्नाटा था। गौतम ने इतनी बड़ी बात बोली थी, फिर भी आहान ने मना कर दिया था। तो फिर आपको क्या चाहिए मिस्टर आहान? गौतम ने पूछा। तुम? आहान ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया। शनाया को तकलीफ पहुंचाने वाले लोगों को आहान कभी माफ नहीं करता था। मिस्टर आहान, मैं अमरनाथ शर्मा का बेटा हूं। वो अभी तक जिंदा है। आप मुझे नहीं मार सकते, गौतम ने कहा। गौतम को आहान के शांत चेहरे के पीछे उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। गौतम पैनिक करने लगा और इस चक्कर में अमरनाथ का सच भी बता दिया। वहां खड़े सब लोग हैरान थे। अमरनाथ शर्मा मरे नहीं, वो आज भी जिंदा थे। वहां खड़े सब लोग हैरान थे ये सुनकर, पर आहान को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अमरनाथ जिंदा है या नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। आहान जानता था कि अगर उन्होंने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया तो अमरनाथ से भी डील किया जा सकता था। गौतम को आहान का चेहरा देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है, इसलिए उसने आगे कहा, 20 साल पहले मेरे पापा मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के लेवल 2 पर थे, तो आज तो वो मार्शल आर्ट मास्टर बन चुके होंगे। उन्होंने अपने स्किल्स को बहुत शार्प कर लिया है। आप तो एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, आप तो समझते ही होंगे कि मार्शल आर्ट मास्टर क्या होना होता है। और वैसे भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। मुझे नहीं लगता कि आप एक लड़की के लिए मेरे पिताजी और मार्शल आर्ट मास्टर को नाराज करेंगे। हो गया तुम्हारा, या कुछ बोलना बाकी है? आहान ने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए शनाया से जरूरी और कुछ नहीं था। शनाया के साथ बदतमीजी करने की सजा तो गौतम को भुगतनी ही थी। गौतम सोच में पड़ गया था, इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? उसने मन में सोचा। फिर आहान से कहा, हो गया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। ठीक है फिर, गो टू हेल। आहान ने इतना कहा और गौतम पर अटैक किया और एक ही बार से गौतम में सारी ताकत खत्म हो गई। वो वहीं बेहोश हो गया और देखते ही देखते उसकी सांसें बिल्कुल धीमी हो गई थी। गौतम और विनोद की ऐसी हालत देखकर वहां से सारे लोग तितर बितर हो गए थे। हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड भी भाग गए थे। आहान इन सब छोटे मोटे मोहरों को कुछ कहना नहीं चाहता था। वो दौड़कर शनाया और शेखर के पास गया। पापा, शनाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। ये सब देखकर शेखर का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये वही आहान है जो घर पर इतनी जिल्लत सहन करने के बाद भी कुछ नहीं बोलता था। वो सोच रहे थे कि जब मैं बेहोश था
तब ऐसा क्या हुआ था जो आहान इतना बदल गया? शर्मा फैमिली इतनी बड़ी फैमिली थी, पर फिर भी आहान को उन्हें बर्बाद करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा। आहान शेखर का चेहरा देखकर समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। इस वक्त आहान नहीं जानता था कि वो ये सब उन्हें कैसे समझाएगा। कोई बात नहीं आहान, पहले पापा को संभालो। शनाया आहान की ये साइड जानती थी, इसलिए उसे इतनी हैरानी नहीं हुई। वो बस इस बात से परेशान थी कि उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। आहान ने तुरंत शेखर को आराम से बिठाया और उनके घाव देखे और खून रोकने की कोशिश की। आहान, तुम पागल हो, तुमने ये क्या किया? मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों बच पाएंगे। पुलिस इस चीज की छानबीन करेगी। आखिर शर्मा फैमिली इतनी पावरफुल तो है ही। तुम हम सब कैसे बच पाएंगे? मानो जो गौतम शर्मा ने किया वो माफी के लायक नहीं है, पर तुमने उन्हें दर्दनाक सजा दी है, शेखर ने कहा। शेखर को चिंता थी कि उनका परिवार पुलिस और कोर्ट के चक्कर नहीं काट पाएगा। पापा, चिंता मत कीजिए, ये बात बाहर नहीं जाएगी। आहान ने सब कुछ पहले ही संभाल लिया था। यहाँ आने से पहले उसने रॉकी और विकी को फोन कर दिया था। उनके आदमियों ने शर्मा हाउस को हर तरफ से घेर लिया था। अब ये खबर तो क्या, कोई इंसान भी वहां से भाग नहीं सकता था। उसे विश्वास था कि विकी और रॉकी इस मामले को अच्छे से संभाल लेंगे। क्या ये खबर सच में बाहर नहीं जाएगी? शेखर ने पूछा। शेखर को एहसास हो गया था कि इस आहान में और पुराने वाले आहान में बहुत फर्क था। पापा, आप उस सब के बारे में मत सोचिए, आप आराम कीजिए, आहान ने कहा। ठीक है, वैसे मैंने गौतम को बोलते हुए सुना था कि ये सब स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। आखिर चल क्या रहा है? मेरी गैर मौजूदगी में ये क्या हो गया? शेखर ने पूछा। पापा, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के कंस्ट्रक्शन को लेकर शनाया ने बोलना शुरू किया और पिछले दिनों में जो भी हुआ उसने सब कुछ बता दिया। शुरुआत से लेकर अंत तक शेखर के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस आ रहे थे। उसके लिए सब कुछ समझना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। उसने नहीं सोचा था कि गिल परिवार और गिल कंस्ट्रक्शन की बिजनेस में इतना कुछ हो जाएगा। पापा, मैंने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया, शनाया ने कहा। यह बात सुनकर शेखर को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि अब तक वो मरा नहीं था, तो उनकी बेटी के साथ उनकी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी तक जिंदा हूं, तुम्हारे साथ ऐसे अन्याय नहीं होने दूंगा शनाया, शेखर ने कहा। पापा, आप परेशान मत होइए, आहान ने इसे भी हैंडल कर लिया था। इतना कहकर शनाया ने आहान के बारे में और बातें बताई। अभी उसने रायजादा फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला था। वो जानती थी कि क्या बात छुपानी है और क्या नहीं। पापा, अब जब से हॉस्पिटल में थे तब से ही आहान बदल गया। शेखर पहले सोच रहा था कि यहाँ कोई छोटा मोटा बदलाव था जो आहान में दिखाई दे रहा था, पर अब ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। आहान उनके सामने जरूर कोई दिखावा कर रहा था। शेखर को शनाया की बात पर पूरा भरोसा था। उसने आहान की पेट थपथपाई और दुखी होते हुए कहा, अगर तुम इस काबिल थे तो फिर इतने साल शनाया को परेशान क्यों होने दिया? सॉरी पापा, मैं ऐसा नहीं चाहता था, आहान ने कहा। अगर रायजादा परिवार ने शेखर का एक्सीडेंट नहीं करवाया होता तो फिर वो अपनी असलियत कभी बाहर आने नहीं देता। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो बेटा? बीती सो बात गई, पर अब ध्यान रखना कि शनाया को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब जब मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं तो मैं चाहूंगा कि शनाया को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शेखर ने कहा। पापा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं शनाया को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आहान ने कहा। शनाया में आहान की जान बसती थी। वो किसी भी कीमत पर उसे दुखी नहीं देख सकता था। आहान और शनाया दोनों नहीं जानते थे कि उनके सुकून वाले दिन कब आएंगे और वापस चले जाएंगे। मुसीबतें उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। शनाया ने एक लंबी सांस ली और कहा, पापा चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, आपकी चोट बहुत गहरी है। जी पापा, खून तो रुक गया पर इंटरनल चोट भी है और शनाया की चोट की भी पट्टी करवानी है, आहान ने कहा। ठीक है, चलो। शेखर को बहुत अजीब लग रहा था, पर आहान की एनर्जी की वजह से वो काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। आहान ने मन में सोचा, नहीं कि शनाया, पापा को सारा सच नहीं बताने के लिए, पर मैं नहीं जानता कि ये सब कब तक छिप पाएगा। उधर शनाया भी यही सोच रही थी। आहान, मैंने पापा को तो पूरा सच नहीं बताया, बस तुम इसे कब तक छिपा पाओगे? ये मैं नहीं जानती।
दोनों के मन में एक ही सवाल था, आहान आखिर अपना सच कब तक छिपा पाएगा। गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले हैं सच में कतई नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। शायद ही आपने सोचा होगा कि आगे स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी जा सकती है, क्योंकि आगे के जो एपिसोड्स है सच में मज़ा आ जाएगा देखकर, दिमाग घूम जाएगा। कुछ कैरिंग होंगे तो कुछ हार्ट टचिंग होंगे और कुछ डेयरिंग होंगे, क्योंकि मज़ा आने वाला गाइस आगे के एपिसोड्स में सच में, क्योंकि आगे जो एपिसोड्स है वो नेक्स्ट लेवल जाने वाले और आगे जो भी होगा सच में मज़ा आएगा देखकर। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना आगे के महा एपिसोड्स देखने के लिए। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर से करना, ठीक है, क्योंकि यार मज़ा आता है यार मेरे को कमेंट पढ़ने का। तो प्लीज़ यार कमेंट करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड, मज़ा आ जाएगा उसे देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेखर के दिमाग में अब भी बहुत सारे सवाल थे, पर फिर भी उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। वो जानते थे कि राज सबके होते हैं, आहान का भी कोई राज हो सकता था। दरअसल 3 साल पहले जब आहान शेखर को मिला था तब उन्हें लगा था कि आहान कोई मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि उसे जितनी चोट लगी थी उतनी चोट लगने के बाद किसी का जिंदा रहना मुश्किल था। पर 3 साल में आहान ने यह साबित कर दिया था कि वो किसी काम का नहीं है, इसलिए शेखर ने भी ज्यादा सोचना बंद कर दिया। रॉकी उन तीनों को हॉस्पिटल लेकर गया। थोड़ी देर बाद विकी का फोन आया। यंग मास्टर, ये सब शौर्य का किया धरा है। शर्मा फैमिली को उसी ने कहा था कि शेखर अंकल को किडनैप कर ले। अच्छा, मुझे लगा ही था कि ये शर्मा फैमिली तो नहीं कर सकती, आहान ने कहा। दरअसल आहान को यह शक था कि कोई और था जो उन पर शेखर को किडनैप करने का दबाव बना रहा था। शर्मा फैमिली को अगर बदला लेना होता तो वो उसे या शनाया को ढूंढते, ऐसे शेखर को किडनैप नहीं करते। उस वक्त उसके पास शौर्य के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, पर अब विकी ने यह बात उसे खुद बता दी थी। यंग मास्टर, क्या आप चाहते हैं कि मैं शौर्य को आपके पास लेकर आऊं? विकी ने पूछा। नहीं, उसे मैं अपने आप डील कर लूंगा। अभी तुम ये ध्यान रखो कि शर्मा हाउस में आज जो कुछ भी हुआ था वो बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आहान ने कहा। शौर्य ने हर बार अपनी हद पार की थी, इस बार वो उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। ओके यंग मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, शर्मा हाउस में जो भी हुआ वो एक राज ही रहेगा, विकी ने कहा। विकी और रॉकी ने आज तक आहान के हर कांड को अच्छे से संभाला था। एक तरह से आहान और रॉकी और विकी की वजह से अपने दुश्मनों से बदला ले सकता था। विकी ये तो जानता था कि आहान शर्मा फैमिली को आसानी से नहीं छोड़ेगा, पर वो ये नहीं जानता था कि वो उसे फैमिली को बर्बाद कर देगा। गौतम शर्मा फैमिली का हेड था। उसकी ये हालत देखते हुए पूरा परिवार बिखर गया था और उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता था। आहान ने शनाया और शेखर की तरफ देखा। दोनों हॉस्पिटल के एक ही वार्ड में थे और डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे थे। आहान मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आ जाती। शनाया ने मेरी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया है। सुकून का एक दिन मिल पाता है और उसके बाद फिर कोई नया कांड हो जाता है। आहान ने लंबी सांस ली और अपने मन को शांत किया। मिस्टर आहान, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि दोनों अपनी मेडिसिन टाइम पे लें, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, आहान ने कहा। उधर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में शौर्य अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था। क्या सच में शर्मा हाउस शनाया अकेले गई थी? शौर्य ने पूछा। हाँ, नर्स ने शनाया को कॉल किया और तुरंत ही पहुंच गई। आहान उसके साथ नहीं था, सेक्रेटरी ने कहा। आखिर ये नालायक आहान है कहाँ? शौर्य ने चिढ़ते हुए कहा। शौर्य अभी भी जिससे सबसे ज्यादा डरता था वो आहान ही था। उसने शेखर को किडनैप करने का आइडिया भी शर्मा फैमिली को इसलिए दिया था ताकि वो आहान से छुटकारा पा सके। पता नहीं चेयरमैन शौर्य की आहान कहाँ है? उस दिन के बाद उसे देखा नहीं गया है, सेक्रेटरी ने कहा। आहान कहाँ है उसका भी पता लग जाएगा। तुम शर्मा फैमिली की जासूसी करते रहो, जो भी पता चले तुरंत मुझे बताओ, ठीक है? शौर्य ने कहा। शौर्य नहीं जानता था कि शर्मा फैमिली को रॉकी और विकी ने घेर रखा था। वहां से किसी भी तरह की कोई जानकारी निकाल पाना नामुमकिन था। शाम होने पर आहान
शनाया और शेखर हॉस्पिटल से घर पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तब यामिनी टीवी देख रही थी। शेखर! यामिनी शेखर को देखते ही बहुत खुश हो गई और तुरंत अपने सोफे से खड़े हो गई। यामिनी, शेखर ने कहा। भले ही शेखर कोमा में थे पर पूरे होश में नहीं थे। वो जानते थे कि यामिनी मिलने रोज आती थी। वो कुछ कह नहीं पाती थी और उसके एहसास से वो खुश हो जाते थे। आज जब शर्मा फैमिली से उसे पेड़ पर लटकाया था तब उसे अच्छे से होश आ गया था। अब जब उसने यामिनी को देख लिया था तब वो खुश भी हो गया था। शेखर ने अपने घर को तसल्ली से देखा और मुस्कुराने लगा। शेखर, तुम यहाँ? तुम डिस्चार्ज कब हुए? डॉक्टर ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। और ये तुम्हारे पैर पर प्लास्टर कैसे आया? और शनाया तुम्हारे सिर पर चोट कैसे लगी? यामिनी अचानक से पैनिक करने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक दिन में दोनों बाप बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया। ओफो मॉम, कुछ भी नहीं है। पापा को आज ही होश आया, इसलिए मैं उन्हें लेने हॉस्पिटल चली गई। जब हम स्टेयर से उतर रहे थे तब पापा का पैर स्लिप हो गया और वो गिर गए, शनाया ने कहा। तो तुम भी गिर गई? यामिनी ने पूछा। शनाया की बातों पर यामिनी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। हाँ, पापा को बचाने के लिए मैं आके गई और मैं भी गिर गई, शनाया ने थोड़ा झिझकते हुए झूठ बोला। हॉस्पिटल से घर आते वक्त ही तीनों ने सोच लिया था कि वो क्या बोलेंगे। वो यामिनी को सच नहीं बताना चाहते थे। वो जानते थे कि यामिनी बोलने से पहले सोचती नहीं है। कुछ भी गलत हो वो इल्जाम आहान पर डाल देती थी। यामिनी आहान से नफरत करती थी। अगर वो उसे सच बता देती तो वो सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करती। शनाया और शेखर दोनों ही ये नहीं चाहते थे। शनाया, तुम कितने साल की हो? तुम अभी भी इतनी लापरवाह हो। ना तुमने अपने पापा का ध्यान रखा और ना ही अपना, यामिनी ने कहा। वो शुक्र मना रही थी कि दोनों सही सलामत आ गए थे, पर अगर उन्हें कुछ हो जाता तो वो क्या करती? ओफो यामिनी, जाने दो अब। या तुम खुश नहीं हो कि मैं घर आ गया हूं? तुम इसी दिन का इंतजार कर रही थी ना? अरे एक्साइटमेंट में मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गया। इसमें शनाया की क्या गलती है? मैं तो खुश हूं, पर पता नहीं क्यों कुछ लोगों को हमारी खुशी सहन नहीं होती, यामिनी ने आहान को टारगेट करते हुए कहा। इस बात का आहान पर थोड़ा असर हुआ। उसे बुरा लगा पर उसने कुछ नहीं कहा। शेखर हॉस्पिटल से आज ही घर आया था, इसलिए उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था वो। यामिनी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शेखर ने पूछा। क्या यामिनी को दिखाई नहीं दे रहा था कि आहान कितना बदल चुका था? अब वो पहले वाला आहान नहीं था। पहले तो यामिनी उसे मामूली बैंक एम्प्लॉय होने की वजह से पसंद नहीं करती थी, पर अब तो ऐसा नहीं था। तुम उसकी साइड ले रहे हो? शेखर, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये अपनी अलग गिल फैमिली बसाना चाहता है? यामिनी ने कहा। अलग परिवार मतलब? शेखर चौंक गया था। शनाया ने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। हाँ, तुम्हारा दामाद ये करना चाहता है। परिवार से अलग होकर कौन सुखी रहा है? अगर मैं होती तो कभी ऐसा नहीं होने देती। इतने सालों से हम इसे खिला पिला रहे हैं और अब ये अलग होना चाहता है, यामिनी ने कहा। मॉम, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं, फाइनली आहान ने कहा। यामिनी सिर्फ गिल फैमिली की हेड बनना चाहती थी और आहान इस बात को अच्छे से समझता था। मैं ज्यादा सोच रही हूँ, यामिनी ने कहा। तुम इतना सब होने के बाद भी मेरे सामने कैसे बोल सकते हो ये सब? यामिनी चिढ़ गई। मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं शनाया की मुसीबतों को कम कर सकूं, आहान ने कहा। मुझे तो लग रहा है कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो और किसी के बारे में नहीं, यामिनी ने कहा। आहान को गुस्सा आ गया, पर सिर्फ शनाया और शेखर की वजह से उसने फिर से कुछ नहीं बोला। ये बात सुनकर शेखर को भी अच्छा नहीं लगा। शेखर जानता था कि आहान इतना मतलबी नहीं है कि वो अपने भले के लिए दूसरों को मुसीबत में डाले। ये भी सच था कि शेखर नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार से अलग हो। शेखर अपने परिवार में पला बढ़ा था। वो हमेशा अपने भाई बहन के साथ ही रहता था। शनाया का रिश्ता भी इन सब से बहुत करीब था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि कोई भी परिवार टूटे। आहान, तुम इस फैसले के बारे में फिर से सोचना। परिवार से अलग होना सही नहीं है, शेखर ने कहा। शेखर जानता था कि आहान ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर ही लिया होगा, पर फिर भी वो चाहता था कि आहान एक बार और सोच ले। मैं जानता हूं कि तुम शौर्य की वजह से परेशान हो। शौर्य नादान है,
पर वो तो तुम्हारा ही भाई है। इस बार ये बात शेखर ने शनाया से कही थी। शेखर बहुत ही पारिवारिक इंसान थे। अगर अहान और शनाया परिवार से अलग हुए तो वो दो दिल परिवारों में बीच में फंस जाएगा। ऐसे में वो ना खुलकर किसी से मिल पाएगा और ना ही किसी का साथ दे पाएगा। अहान ने एक लंबी सांस ली। उसे दिल से बुरा लग रहा था। शेखर इस वक्त नहीं जानता था कि हालात कितने बुरे हो चुके हैं। शौर्य की वजह से आनंद गिल बैक पर थे। उसकी वजह से ही शेखर को शर्मा फैमिली में किडनैप किया था। अहान के हिसाब से शौर्य पागल हो चुका था और अपने इरादे पूरे करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ऐसे में उनकी अलग हो जाने में ही उनकी भलाई की। शौर्य उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता था। शी सेड, इसे कुछ भी कहना बेकार है, ये किसी की नहीं सुनता है, यामिनी ने कहा। शेखर के आ जाने के बाद यामिनी को लग रहा था कि वो अहान को कुछ भी बोल सकती थी। यामिनी, तुम ये सब क्या बोल रही हो? शेखर ने कहा। जब से वो घर में घुसे थे, यामिनी लगातार अहान की बेइज्जती कर रही थी। शेखर जानता था कि अहान गलत नहीं है। उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे शनाया और दिल परिवार का नाम खराब हो या उनकी कदर नीचे हो। जब यामिनी ने देखा कि शेखर उसे घूर रहा था तब उसमें कुछ नहीं बोला। शेखर, तुम मुझे चुप होने के लिए क्यों बोल रहे हो? इसकी इतने पर निकल आया है कि अब इसे अलग परिवार चाहिए। तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या अहान ने कभी कहा है कि उसे तुमसे या गिल परिवार से कुछ चाहिए? हाँ, शेखर ने थोड़ा गुस्से में कहा। यही तो दिक्कत है, अहान में गिल परिवार से कुछ नहीं लिया, इसमें अलग परिवार बसाने का सोच लिया और कुछ लिया भी नहीं। यहाँ तक कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट भी उन्हें दे दिया। शनाया के पास अब वो प्रोजेक्ट भी नहीं बचा है, यामिनी ने कहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा, अनाथ परिवार बसाना मुश्किल नहीं है, पर कम से कम हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट का हिस्सा तो ले लेना चाहिए। यामिनी भी चाहती थी कि वो परिवार से अलग हो जाए, क्योंकि इतने सालों में उसे कभी भी सिर उठाकर जीने का मौका इस परिवार से नहीं मिला था। उसे गुस्सा इस बात का आ रहा था कि अहान ने उसके बदले में इतना बड़ा प्रोजेक्ट छू दिया था। यामिनी, बकवास मत करो, शेखर ने कहा। शेखर बहुत ही ईमानदार और सच्चे आदमी थे। मैं बकवास कर रही हूँ? मैं जो भी कह रही हूँ ना, हमारे भले के लिए कह रही हूँ, यामिनी ने कहा। यह बकवास नहीं तो क्या है? स्प्रिंग कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट शनाया का अकेले का नहीं है, शेखर ने कहा। शनाया अपने मम्मी पापा के इस आर्ग्यूमेंट से परेशान हो गई थी। उसने पैर पटकते हुए कहा, मॉम, पापा मत कीजिए, इस बारे में मैं फिर से सोचूंगी। पर पापा, आप अभी आराम कीजिए, आप अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। और मॉम, आप प्लीज हर वक्त अहान को ताने मारना बंद करेंगी? मैं गिल परिवार का क्या करना है इस बारे में सोचूंगी, शनाया ने कहा। सोचना क्या है? सोचने को बचा ही क्या है? तुम्हारा प्रोजेक्ट तो तुम्हारे हाथ से गया, यामिनी ने कहा। वो प्रोजेक्ट मेरे कभी थे ही नहीं। वो प्रोजेक्ट मुझे यश ने इसलिए दिए थे क्योंकि वो अहम को जानता था। इस हिसाब से वो प्रोजेक्ट अहम के हुए, शनाया ने कहा। शनाया ने ये बात यामिनी को बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, पर उसे समझ ही नहीं आई थी। शनाया, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिल परिवार की वजह से मिला है, किसी भी दोस्त से ऐसा नहीं होता है, यामिनी ने कहा। बस कीजिए, आपको कुछ पता नहीं है, बस जब देखो तब अहान को सुनाती रहती है। अब बहुत हो गया, शनाया ने चिल्लाते हुए कहा। क्या शनाया गुस्से में यामिनी को अहान का सच बता देगी? चुप रहो तुम शनाया, यामिनी ने गुस्से में कहा। शनाया अब आगे कुछ नहीं बोलना चाहती थी, इसलिए वो चुप हो गई। थकान की वजह से अब उसमें यामिनी को कुछ भी समझाने की ताकत नहीं बची थी। शेखर, तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हो, इसलिए मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अहान को घर बसाना है, बसाने दो। इस वक्त मुझे सिर्फ अपने नए घर के बारे में सोचना है, यामिनी ने कहा। नया घर? तुम घर खरीदना चाहती हो? इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? शेखर ने कहा। शेखर जानता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। उसकी बीमारी के बाद हॉस्पिटल बिल भी बहुत बढ़ गए थे। घर लेना तो दूर, इस वक्त वो एक रिस्पेक्टेबल लाइफ भी जी सके तो बड़ी बात थी। मुझे पैसे कहां से मिले तुम उसके बारे में मत सोचो, बस तुम्हें कल मेरे साथ स्प्रिंग कॉर्पोरेशन चलना है घर देखने, यामिनी ने कहा। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन? यह सुनकर शेखर शौक हो गया। तुम्हें पता है ना कि वहां एक घर हमें 3-4 करोड़ का पड़ेगा? शेखर ने यामिनी से सवाल किया। शेखर जिन 3-4 करोड़ के घर की बात कर रहा था
वो कोई बंगले या बड़े घर नहीं, बल्कि बहुत साधारण से मकान थे। 3-4 करोड़? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने सस्ते घर में रहूंगी? मुझे 6-7 करोड़ का घर चाहिए, यामिनी ने कहा। शेखर यह सुनकर हैरान था। यामिनी, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? क्या आहान ने तुम्हें पैसे दिए हैं? शेखर ने कहा। उसकी नजर में सिर्फ आहान ही उसे पैसे दे सकता था, वरना यामिनी की कुछ हजार की तनख्वाह से इतना महंगा घर तो नहीं खरीदा जा सकता। शेखर, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये नालायक मुझे इतने पैसे कैसे दे सकता है? यामिनी ने चिढ़ते हुए कहा। ये पैसे मैंने बचाए हैं और इनका आहान से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कुछ पैसे अंकिता नाम की लेडी के पति ने दिए हैं। कुछ दिन पहले मैं स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स ऑफिस गई थी। यामिनी ने उस दिन की सारी बात शेखर को बताई और साथ ही विकी को दिए हुए पैसों के बारे में बताया। यामिनी की ये सारी बातें सुनकर शेखर का मुंह खुला का खुला रह गया। किसी ने यामिनी को कुछ थप्पड़ मार दिए थे। फिर उसने आहान के बारे में सोचा। आहान भी तो वही था। हो सकता था कि आहान ने कुछ किया हो, क्योंकि ये यामिनी के बस की बात नहीं थी। शेखर ने मन में सोचा, आखिर आहान की पूरी सच्चाई है क्या? शेखर ये बात बस मन में सोच सकता था, क्योंकि इस वक्त उसे यामिनी और उसके घर लेने की जिद से डील करना था। यामिनी, तुम्हारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। तुम 6-7 करोड़ का घर ले सको, इतने तो बिल्कुल नहीं है। अभी भी 4 करोड़ कम पड़ रहे हैं। वो तुम कहां से लाओगी? शेखर ने पूछा। शेखर भी एक टाइम पे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में घर लेना चाहता था, पर लेने के बारे में हमेशा सोच ही सकता था, पर ले नहीं पाया था। ये हमारा प्यारा घर जमाई है ना, ये कब काम आएगा? अगर हम घर लेंगे तो इसमें ये भी तो पैसे लगाएगा। यामिनी ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। मॉम, आप आहान से क्यों पैसे मांग रही हैं? और ये कैसी जिद है कि आपको 6-7 करोड़ के घर में रहना है? आप 2-3 करोड़ के घर में भी तो रह सकती है ना? शनाया की आवाज में नाखुशी झलक रही थी। उसने देखा था कि यामिनी आहान को कैसे ट्रीट करती थी, और अब जब पैसों की जरूरत थी तो अब उन्हें आहान याद आया। उसके अलावा 6-7 करोड़ में शिमला के किसी भी एरिया में बहुत बड़ा घर खरीदा जा सकता था, पर यामिनी की जिद कि उन्हें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में ही घर लेना है। वहां के घर सुंदर भले ही हो, पर महंगे भी बहुत थे। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में घर लेना यह बहुत बड़ी बात थी। शनाया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आहान मेरा दामाद है। अगर उसकी सास नया घर लेगी तो इसका फर्ज नहीं बनता क्या कि ये कुछ पैसे दे दे? वैसे भी 3 साल पहले मैंने इसकी जान बचाई थी। इतने सालों से ही हमारे घर का खा पी रहा है, तो अब उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना? यामिनी ने कहा। हाँ, आहान के पास कोई पैसे नहीं है। उसके पास जो भी था वो उस दिन आपको वो दे चुका है, शनाया ने चिढ़ते हुए कहा। शनाया ने सोचा कि उसकी मॉम ऐसे कैसे हो सकती है। आहान को इतना कुछ सुनाने के बाद भी वो आहान से पैसे मांग रही थी। कुछ करोड़ देना आहान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और शनाया नहीं चाहती थी कि आहान उन्हें पैसे दे। इसके पास पैसे नहीं है? हाँ, अगर इसके पास पैसे नहीं होते तो ये इतनी महंगी गाड़ी रेंट पर कैसे ले लेता? मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ भी करके मुझे कल दोपहर तक पैसे चाहिए, चाहे अपनी किडनी क्यों ना बेच दे या खुद को क्यों ना बेचे। मुझे बस पैसे चाहिए, यामिनी ने गुस्से में कहा और अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाने के बाद यामिनी ने सोचा, आहान के पास पैसे नहीं है। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ वो मुझे सच बताना नहीं चाहते, पर मैं भी पता लगा कर रहूंगी कि आखिर उस नालायक के पास कितने पैसे हैं। यामिनी का ऐसा बर्ताव देखकर शनाया को गुस्सा आ गया था, पर शनाया ने मन बना लिया था कि वो आहान को पैसे नहीं देने देगी। उसने मन में सोचा, अगर आहान ने इस बार पैसे दे दिए तो वो अगली बार उससे फिर से मांगेंगी। उनका लालच तो बढ़ता ही जाएगा। आहान, तुम्हें मॉम की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मॉम से फिर से बात करूंगी। इस वक्त वो कुछ समझ नहीं से रही, शनाया ने आहान से कहा। आहान ने शनाया की बात मान ली। ऐसा नहीं था कि आहान यामिनी को पैसा नहीं देना चाहता था, पर वो शेखर के बारे में सोच रहा था। शेखर ने आज तक उसके लिए बहुत कुछ किया था। अगर वो यामिनी को पैसा दे देता तो शेखर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो एक खुददार आदमी थे। शेखर अब बूढ़ा हो चुका था। वो अपनी जिंदगी में खुश था, जहां वो रोज घर में ऊपर नीचे करते थे, पर आहान उन्हें ऐसा नहीं देख सकता था। आहान चाहता था कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो।
वो उन्हें अपने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन वाले बंगले में ले जाना चाहता था और उनके आगे पीछे नौकर लगाना चाहता था। पर अभी यामिनी ने नए घर की बात कर दी थी, इसलिए आहान को नहीं पता था कि वो अब क्या करेगा। उधर गिल कंस्ट्रक्शन के ऑफिस में शौर्य का सेक्रेटरी वहां आया तब वो बहुत परेशान लग रहा था। चेयरमैन शौर्य, बहुत बुरी खबर है, सेक्रेटरी ने कहा। क्या बात है, क्या हुआ? शौर्य ने चौंकते हुए पूछा। मैंने शर्मा हाउस में अपने जिन आदमियों को जासूसी करने भेजा था उनको कुछ खास पता नहीं चल रहा, सेक्रेटरी ने परेशान होते हुए कहा। उसके अलावा वहां इंसान तो क्या, एक कुत्ता भी नहीं है। एक रात में पूरी शर्मा फैमिली गायब हो गई है, वहां उनका कोई नामो निशान नहीं है। चेयरमैन शौर्य, ये बहुत खतरनाक और डरावना है। सेक्रेटरी की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। तुम्हारा मतलब है कि वहां अब कोई नहीं है? शौर्य डर गया था। शौर्य ने सोचा कि वो भले ही जिंदा होंगे पर उनमें से कोई भी कभी भी किसी से मिल नहीं पाएगा। क्या ये सब कुछ? शौर्य ने कुछ सोचा। हो सकता है कि ये सब उस आहान का किया हो, सेक्रेटरी ने कहा। हालांकि उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ऐसा कुछ कर सकता है, पर इस वक्त वो कुछ और नहीं सोच पा रहा था क्योंकि शनाया में इतनी ताकत तो नहीं थी। ये सुनकर शौर्य कांपने लगा। अगर ये सब आहान ने किया है तो वो उसके आगे कुछ और नहीं जानना चाहता था। शर्मा फैमिली बहुत स्ट्रांग थी और पावरफुल थी। उनका रातों रात गायब हो जाना बहुत खतरनाक था और शौर्य इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था। तुम्हें पक्का यकीन है कि यह सब आहान की वजह से हुआ है? क्या ऐसा हो सकता है कि शर्मा फैमिली ने किसी को ऑफेंड किया हो? शौर्य ने पूछा। चेयरमैन शौर्य, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने किसी और परिवार को ऑफेंड किया होता तो वो इतने साल यहाँ रहते हुए सबसे पावरफुल परिवार नहीं बन पाता, सेक्रेटरी ने कहा। आहान ने शर्मा फैमिली की ये हालत कर दी है तो अब तक मेरे पीछे क्यों नहीं आया? जाहिर सी बात है अब तक उसे पता चल गया होगा कि शेखर अंकल को किडनैप करवाने में मेरा भी हाथ है, शौर्य ने कहा। शौर्य का सोचना सही था। आहान ने अब तक शौर्य का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ा था? सेक्रेटरी ने अपनी गर्दन हिला दी और कहा, पता नहीं चेयरमैन शौर्य, आहान आजकल क्या करता है और क्या सोचता है कोई नहीं जानता। शौर्य के चेहरे पर चिंता थी। वो जानता था कि आहान उसे आसानी से छूटने वाला तो नहीं है। उसने अपने सेक्रेटरी से कहा, ऐसा करो तुम सिक्योरिटी बढ़ा दो और देखो कि हमारे पास फंड्स की कमी ना हो। शौर्य खुद को बचाने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि वो सब भी आहान से उसको नहीं बचा सकेगा। जिसने शर्मा फैमिली के साथ ऐसा कर दिया था उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड तो चिल्लर बराबर होंगे। ओके चेयरमैन शौर्य, मैं अभी ये काम करता हूँ, सेक्रेटरी ने कहा और वहां से चला गया। अगली सुबह यामिनी ने शेखर को जगाया। शेखर जल्दी उठो, हमें घर देखने चलना है। तुम क्या बोल रही हो यामिनी, अभी तक तुम्हारा हुआ ही नहीं गया, शेखर ने आधी नींद में कहा। यामिनी से इस बारे में बात की थी उसने उस रात को और समझाने की कोशिश भी की थी। मैं आपसे घर देखने के लिए कह रही हूँ, खरीदने के लिए नहीं, यामिनी ने कहा। हम देख लेंगे और उसके पैसे आहान देगा। शेखर अभी भी बिस्तर पर ही था। इसमें गलत क्या है? जब हम खरीदेंगे तो वो भी हमारे साथ ही रहेगा ना, और हमारे मर जाने के बाद वो घर आहान और शनाया का तो होगा। तो अगर मैंने आहान से कुछ पैसे मांग दिए तो इसमें गलत क्या है? यामिनी ने कहा। शेखर ने अभी भी कुछ नहीं बोला था। ये देखकर यामिनी ने कहा, आहान ने ऐसा क्या किया है जो सब उसकी तरफदारी करते हैं? शनाया तो उसकी बीवी है इसलिए वो उसका साथ देती है हमेशा। पर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम तो मेरा साथ दे सकते हो। अब इस घर में बस मैं तुम्हारे लिए परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। यामिनी, कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो तुम? मैंने कब उसका साथ दिया? मैं तो बस जो सही है वो कह रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि आहान के लिए पैसा कमाना इतना आसान है? तुमने तो बस कह दिया कि दोपहर तक पैसों का इंतजाम कर दो, पर तुमने सोचा कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? और वैसे भी अभी मुझे इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि मैं अपने घर के लिए किसी और से पैसे मांगू। मेरी इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखो। हाल, शेखर ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारी इज्जत है, मेरी नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ कि आहान उस घर के पैसे दे? तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि ताकि देख सकूं मैं कि मेरी कितनी इज्जत करता है वो।
बाकी घर के लिए मुझे बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, यामिनी ने इतराते हुए कहा। डिस्काउंट? कैसा डिस्काउंट? शेखर ने हैरानी में पूछा। हाँ, कुछ दिन पहले मैं वो सलून में गई थी, वहाँ मुझे स्वाति जी मिली। उनका बेटा स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स डिपार्टमेंट में बड़ी पोस्ट पर है। वो हमें इंटरनल डिस्काउंट दे सकता है। बाकी सबको 10% डिस्काउंट मिलता है, पर हमें 50% डिस्काउंट मिल सकता है, यामिनी ने एक्साइटमेंट में कहा। 50% डिस्काउंट? ये सुनकर शेखर को विश्वास नहीं हुआ। वो जानता था कि ऐसे स्कैम करने में माहिर होते हैं लोग। तुम्हें लगता है कि यह जेन्युइन है? शेखर ने पूछा। हाँ बिल्कुल, स्वाति जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है, वो मेरे साथ स्कैम नहीं करेंगी। वैसे भी 50,000 रुपए देकर मैंने वो डिस्काउंट खरीद लिया है, यामिनी ने कहा। यह बात सुनकर शेखर को यकीन हो गया था कि यह जरूर स्कैम था। उसने यामिनी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? पैसे देकर डिस्काउंट कौन खरीदता है? मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के बेवकूफ़ी कर सकते हो यामिनी। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं भी दुनियादारी समझती हूँ, ठीक है ना? डिस्काउंट मिलेगा या नहीं वो आप चलकर खुद देख लीजिए, यामिनी ने कहा। ठीक है चलो, पर याद रखना हम महान या शनाया को वहाँ मदद के लिए बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, शेखर ने कहा। क्या स्वाति ने यामिनी के साथ कोई बड़ा स्कैम किया है? क्या उन्हें आहान और शनाया को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ठीक है, मैं आहान को उस काम के लिए नहीं बुलाऊंगी, पर कम से कम वहाँ ड्रॉप करने के लिए तो बुला सकती हूँ ना, यामिनी ने कहा। शेखर किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए उसने यामिनी की ये बात मान ली थी। यामिनी ने आहान को कॉल किया और कहा, आहान, मैं और शेखर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के सेल्स ऑफिस जा रहे हैं। तुम्हारे पापा अभी भी ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, तो तुम कार लेकर आ जाओ। ठीक है। आहान यामिनी की मदद तो करना नहीं चाहता था, पर यह बात शेखर की थी। वो उनकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए उसने मना नहीं किया। कुछ देर में शेखर तैयार हो गए और आहान भी वहां पहुंच गया था। आहान अपनी ऑडी लाया था जो शनाया ने उसे गिफ्ट की थी। आगे पैसेंजर सीट पर शनाया बैठी थी और कार ड्राइव आहान कर रहा था। ऑडी देखकर यामिनी ने कहा, आज लिमोजिन क्यों नहीं रेट पर ली तुमने? उसे लग रहा था कि आहान ऑडी सिर्फ इसलिए लाया था ताकि लोग उसका मजाक बना सकें। पैसे नहीं थे मेरे पास कार रेंट पे करने के लिए, आहान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे पास पैसे तो बहुत हैं, पर तुम चाहते ही नहीं कि मेरा और शेखर का शहर में बहुत रुतबा हो। स्वाति का दामाद तो पोर्श चलाता है और बहुत बड़ी पोस्ट पर है। हमारे दामाद को देखो, मामूली बैंक एम्प्लॉय है, यामिनी ने आहान को ताना मारते हुए कहा। यामिनी, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी कार है? वो चलेगी तो रोड पर ही ना, और उसी जगह पर पहुंचेगी ना, शेखर ने इरिटेट होते हुए कहा। कल शाम से यामिनी का बर्ताव देखकर वो परेशान हो गए थे। शेखर को नहीं लग रहा था कि आहान गाड़ी रेंट पर ले सकता था, क्योंकि कल जिस तरह से वो अपनी लग्जूरियस ऑडी चला रहा था और लोगों को उड़ा रहा था, वैसे कार रेंट पर कोई नहीं देता। माम, ये स्वाति कौन है? शनाया ने हैरान होते हुए पूछा। यामिनी ने उन्हें पूरी बात बताई जो उसने शेखर को बताई थी। ये बात सुनकर आहान और शनाया दोनों हैरान हो गए थे। दोनों जानते थे कि ऐसी कोई स्कीम स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में नहीं थी। शनाया सोच रही थी कि अगर उसकी मॉम को यह पता चल जाए कि आहान वहां का मालिक है तो क्या होगा। आहान को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का रास्ता अच्छे से पता था, इसलिए स्पीड में कार चलाते हुए 10 मिनट में स्वाति की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। यामिनी, हमें यहाँ 30 मिनट हो गए हैं, तुम्हारी दोस्त स्वाति अब तक क्यों नहीं आई? शेखर ने पूछा। शेखर को डर था कि अगर स्वाति नहीं आई तो उनके पैसे चले जाएंगे। तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? स्वाति बिजी औरत है, कभी कभी देर हो जाती है यार, यामिनी ने कहा। तभी वहां एक पॉर्श गाड़ी आकर की। उसमें से एक आदमी निकला जिसने अरमानी का महंगा सूट पहना हुआ था। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें से स्वाति बाहर आई। स्वाति के चेहरे पर बहुत सारा मेकअप थपा हुआ था। जो आदमी गाड़ी से पहले निकला था वो सौरभ था, स्वाति का दामाद। देखो, स्वाति का दामाद कितना अच्छा है, उसकी कितनी इज्जत करता है। काश मेरा दामाद भी ऐसा ही होता, यामिनी ने कहा। उसकी इस बात पर किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। जब स्वाति उनके पास चलकर आने लगी तब यामिनी ने कहा, स्वाति जी, आप आ गई? हाँ, माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देर हो गई, स्वाति ने थोड़ा रूखे अंदाज में कहा।
उसने देर से आने के लिए माफी तो मांगी, पर ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का बुरा नहीं लग रहा था। कोई बात नहीं, हाँ, वैसे भी मेरे पास कुछ काम नहीं है, यामिनी ने कहा। इसके बाद यामिनी ने स्वाति को अपने परिवार का इंट्रोडक्शन करवाया। स्वाति जी, ये मेरे पति हैं शेखर गिल। हेलो स्वाति जी, शेखर ने कहा। और ये है मेरी बेटी शनाया, यामिनी ने कहा। हेलो स्वाति आंटी, शनाया ने कहा। स्वाति ने दोनों के हेलो का कोई जवाब नहीं दिया, पर उन्होंने शनाया को ऊपर से नीचे देखा। शनाया की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गई थी। यामिनी भले ही खूबसूरत नहीं थी, पर शनाया बहुत खूबसूरत थी। और ये है मेरा। इससे पहले यामिनी आहान का इंट्रोडक्शन करवा पाती, स्वाति ने कहा। हाँ ठीक है, मुझे सबके बारे में नहीं जाना, चलो चलते हैं। ओके, यामिनी ने कहा। तुमसे कोई मिलना भी नहीं चाहता, यामिनी ने कहा। आहान सोचने लगा कि ये नक्शड़ी औरत मुझसे मिलना नहीं चाहती, उसमें मेरी गलती क्या है। स्वाति सबसे पीछे चल रही थी, बाकी सब लोग लगभग साथ ही चल रहे थे। स्वाति का रिएक्शन बहुत बुरा था, पर उनके दामाद का नेचर बहुत अच्छा था। वो यामिनी से बातें कर रहा था। यामिनी आंटी, आपकी बेटी बहुत खूबसूरत है, आपका दामाद तो बहुत अच्छा होगा। वो क्या काम करता है? सौरभ ने अचानक से टॉपिक चेंज किया और शनाया का टॉपिक ले आया। वो जानना चाहता था कि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की का पति कौन है। यामिनी का चेहरा उतर गया। वो इस सवाल का कोई जवाब कैसे दे सकती थी? आखिर उसका दामाद तो एक मामूली बैंक एम्प्लॉय था। यामिनी आंटी, अगर आप बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। सौरभ ने यामिनी के चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन देख लिया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा दामाद एक बैंक में काम करता है। यामिनी ने जबरदस्ती हंसते हुए कहा। उन्होंने आहान की पोजीशन तो नहीं बताई, पर बैंक में काम करता है ये बता दिया। क्या बात है, फिर तो वो बहुत अच्छी पोजीशन पर होगा ना? मैनेजर है या फिर जनरल मैनेजर? सौरभ ने पूछा। यामिनी ने मन में सोचा, मैनेजर, जनरल मैनेजर, कैसे बताऊं कि ये कौन है? यामिनी को इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी। सौरभ इतनी बड़ी कंपनी में इतने अच्छी पोस्ट पर था और वो उसके दामाद के बारे में जानना चाहता था। यामिनी आखिर किस मुंह से बताती कि आहान क्या काम करता है? तभी सौरभ ने आहान की तरफ देखा और कहा, यामिनी आंटी, ये कौन है? सौरभ ने पूछा। यही है मेरा दामाद, इसका नाम आहान है, यामिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ओह, सौरभ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अगर आप नहीं बताती तो मुझे लगता कि वो आपका ड्राइवर है, सौरभ ने कहा। इस बात पर यामिनी शर्म से बस मुस्कुरा ही सकी। ये कितने सिंपल हैं, इनको देखकर कोई भी नहीं बता सकता कि ये क्या काम करते हैं, सौरभ ने कहा। यामिनी का ये रिएक्शन देखकर सौरभ समझ गया था कि वो कुछ खास काम नहीं करता, इसलिए उसने जानबूझकर ये सवाल पूछा था। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, मैं कोई बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं हूँ, बस एक मामूली सा बैंक एम्प्लॉय हूँ, आहान ने कहा। आहान जानता था कि सौरभ को उससे जलन हो रही थी, क्योंकि वो शनाया का पति था। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। अक्सर लोगों को अजीब लगता था कि इतनी सुंदर लड़की का पति ऐसा है। मामूली एम्प्लॉय, आप मजाक कर रहे हैं ना? सौरभ ने कहा। नहीं, आहान ने कहा। आप तो बहुत सच्चे इंसान हैं, वरना अपनी जॉब के बारे में ऐसा कौन बताता है? सौरभ ने रूखी हंसी के साथ कहा। ब्रदर आहान, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जॉब बहुत मजेदार है। तुम्हें कितने लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और वैसे भी बैंक में ऐसे ही बैठ सकते हैं, और वर्किंग आवर्स भी फिक्स होते होंगे तुम्हारे, है ना? सौरभ ने कहा। अगर मुझे मेरे लोन नहीं चुकाने होते तो शायद मैं भी बैंक में काम करना पसंद करता। सौरभ आहान का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। सौरभ, अब आप पोलाइट हो रहे हैं, इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। आपकी तो इतनी अच्छी जॉब है, आप भला क्यों ऐसी जॉब को छोड़ेंगे? यामिनी ने कहा। इस वक्त यामिनी का दिल जल रहा है कि आखिर आहान इसका दामाद क्यों है। यामिनी आंटी, मेरा जॉब बहुत अच्छा है, मैं 30 लाख रुपए कमाता हूँ। रोज मुझे किसी ना किसी की पार्टी में जाना पड़ता है और बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है। सौरभ ने अपनी सैलरी बातों ही बातों में बता दी थी। मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता। अब आहान को देखिए, वो तो हमेशा फिट रहेगा ना। फिटनेस और हेल्थ आजकल कहाँ इतनी इंपॉर्टेंट है जितना पैसा है। अगर आहान की जॉब बहुत अच्छी होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती, यामिनी ने कहा।
यामिनी आंटी, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। अगर हाँ मैं ऐसे ही अच्छे से काम करेगा तो 10 साल में कम से कम जनरल मैनेजर बन जाए शायद। फिर इनकी सैलरी उतनी होगी जितनी अभी मेरी है, सौरभ ने कहा। यह बताते हुए सौरभ ने शनाया की तरफ देखा। वो देखना चाहता था कि यह सब सुनकर शनाया का क्या रिएक्शन होगा। आखिर वो ये सब शनाया के लिए ही कर रहा था। शनाया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे सौरभ की बातों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सौरभ की तरफ देखा भी नहीं था। सौरभ को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। सौरभ शनाया को देखते ही समझ गया था और उसे लग रहा था कि शनाया आहान जैसे लड़के को डिजर्व नहीं करती। सौरभ उसके लिए बेटर पार्टनर होता। चलते चलते वो लोग घर की बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे। यामिनी ने जो घर पसंद किया था वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑर्डिनरी घर वालों में से एक था। उनका घर 11th फ्लोर पर था और वहां के नॉर्थ साइड पर था। वहां पर हर तरह की सुविधा थी। भले ही वो ऑर्डिनरी एरिया था पर फिर भी बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। सब लिफ्ट से घुसे। यामिनी आंटी, आप जो घर देखना चाहती हैं 3 बेडरूम हॉल किचन का है। घर नॉर्थ साइड पर है इसलिए यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग भी रहती है। सर्दियों में अच्छी धूप मिलेगी आपको, सौरभ ने कहा। घर का साइज कितना है? यामिनी ने पूछा। यही एक सवाल था जो उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर रहा था। 120 स्क्वायर मीटर, सौरभ ने कहा। यामिनी मन ही मन में घर का साइज और पैसे कैलकुलेट करने लगी। उनके पास जितने पैसे थे उनमें से शायद कुछ कम पड़ रहे थे। उन्होंने मन ही मन में सोचा, अगर मेरे पास पैसे पूरे नहीं हुए तो मैं अभी इस आहान से मांग लूंगी। इतने लोगों के सामने तो ये मुझे मना नहीं कर पाएगा। जब लिफ्ट 11th फ्लोर के पास पहुंची तब सौरभ ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, प्लीज प्लीज आइए। यामिनी और बाकी सब उसके पीछे चलने लगे। जैसे ही आहान ने लिफ्ट से बाहर कदम रखा तो उसे बहुत कुछ अजीब महसूस हुआ। वो फाइटर था इसलिए उसकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग थी। जब घर का दरवाजा खुला तब पहले शेखर और यामिनी घुसे और फिर सौरभ। स्वाति घर में नहीं आई, उल्टा 2 कदम पीछे ले लिए। ये बात आहान को बहुत अजीब लगी। जब से यामिनी ने उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट के बारे में बताया था आहान को तब से ही दाल में कुछ काला लग रहा था। यामिनी स्वाति को कुछ दिन पहले से जानती थी। जैसा स्वाति का बर्ताव था आहान को नहीं लग रहा था कि वो किसी के लिए ऐसा कर सकती है। आहान ने मन ही मन में सोचा, ये इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हो सकता है किसी घर को खरीदा हो और फिर स्वाति को कम दामों में बेच दिया हो। अब वो ज्यादा प्राइस पर हमें बेच रही है, ऐसे उनकी कमाई ज्यादा हो सकती है। आहान ने अपना दिमाग लगाना शुरू किया। स्वाति आंटी, आप अंदर नहीं चलेगी? आहान ने स्वाति से पूछा। स्वाति ने आहान की तरफ घूरा और कहा, ये घर अभी अभी बनकर तैयार हुआ है, पेंट भी नया है, मुझे स्मेल सूट नहीं होती। आहान ने कुछ नहीं कहा और सबके पीछे चल दिया। जैसे ही वो घर में घुसा उसे फिर से कुछ अलग महसूस हुआ। आहान चौकन्ना हो गया। ये फीलिंग बाहर की फीलिंग से भी ज्यादा स्ट्रांग थी। स्वाति ने कहा था, घर अभी अभी बना हुआ है। सौरभ की भी बात सच थी। घर में अच्छी रोशनी थी और घर बहुत सुंदर था। यामिनी घर को देखकर बहुत खुश और संतुष्ट थी। आहान सौरभ के पीछे नहीं गया बल्कि अपने हिसाब से घर को देखने लगा और ऑब्जर्व करने लगा। जब वो किचन के आगे गया तब उसने देखा कि वहां की दीवारों पर क्रैक था जो सिर्फ ध्यान से देखने पर नजर आते थे। आहान को लग रहा था कि यह घर नया नहीं है, जरूर यहाँ पहले कोई रह कर गया है। सौरभ को देखकर भी ये लग रहा था कि वो ऐसा कर सकता है, पुराने घर को नया बताकर उसे बेच सकता था। वहीं स्वाति के बर्ताव को देखकर ये लग रहा था कि ये घर सिर्फ पुराना घर नहीं है बल्कि कुछ और राज भी हैं। यामिनी आंटी, आपको घर कैसा लगा? सौरभ ने पूछा। मुझे तो घर बहुत पसंद आया, यामिनी ने एक्साइटमेंट में कहा। उन्हें भी शक था शायद डिस्काउंट की वजह से घर में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो खुश थी। क्या उस घर में सच में कोई गड़बड़ थी या बड़ी गड़बड़ है? गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि आगे जो नेक्स्ट एपिसोड्स आने वाले हैं सच में कतई नेक्स्ट लेवल होने वाले हैं। शायद ही आपने सोचा होगा कि आगे स्टोरी कुछ इस लेवल पे भी जा सकती है, क्योंकि आगे के जो एपिसोड्स है सच में मजा आ जाएगा देखकर, दिमाग घूम जाएगा। कुछ कैरिंग होंगे तो कुछ हार्ट टचिंग होंगे और कुछ डेयरिंग होंगे, क्योंकि मजा आने वाला गाइस आगे के एपिसोड्स में सच में, क्योंकि आगे जो एपिसोड्स है वो नेक्स्ट लेवल
जाने वाले हैं और आगे जो भी होगा सच में मज़ा आएगा देखकर। तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना आगे के एपिसोड्स देखने के लिए। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जरूर से करना, ठीक है, क्योंकि यार मज़ा आता है यार मेरे को कमेंट पढ़ने का। तो प्लीज़ यार कमेंट करना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड, मज़ा आ जाएगा उसे देखकर। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।